जय हिंद दोस्तों। हम हैं अक्षय नारदगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। आज का जो टॉपिक है फिजिक्स में वो प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम है। जैसे अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या जब हम अपवर्तन पढ़ेंगे तब वहाँ पर पढ़ाएंगे कि लेंस से प्रतिबिंब कैसे प्राप्त किया जाता है, लेकिन जब लेंस पढ़ाएंगे उसके लिए भी ये काम कर जाएगा और दर्पण के लिए तो खैर काम करेगा ही करेगा। काम करेगा कैसे? पहले होता क्या है, प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम क्या कहलाता है? तो प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए। अब वो 2 किरण कहाँ से आएगा? आसमान से? नहीं, प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसी भी वस्तु से कम 2 किरणों का उपयोग करना है। मतलब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणों में से कम 2 किरणों का हम उपयोग करेंगे, तभी प्रतिबिंब प्राप्त कर पाएंगे। जैसे सपोज दैट मान लिया जाए, अगर यहाँ पे कोई वस्तु है, इस तरह से खंभा है, मोमबत्ती है, रॉकेट है और इससे बहुत सारी किरणें निकल रही हैं। इस वस्तु से बहुत सारा, इसको बोलेंगे किरण पुंज। तो अब इतने सारे किरणों का उपयोग करना जरूरी नहीं है। इसमें से 2 किरणों का उपयोग करके हम लोग प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे तो प्रतिबिंब बनता कैसे है वो भी बता दिए हैं कि किसी भी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, साफ साफ सुन लो, एक लाइन अंडरलाइन कर लो कि परावर्तन या अपवर्तन के बाद, बिना परावर्तन या बिना अपवर्तन के तो सवाल ही नहीं उठता है। परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ध्यान से सुनना, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वही बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। भले ही वास्तविक प्रतिबिंब हो या आभासी प्रतिबिंब हो। अगर वास्तविक रूप से मिल गया तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा और अगर आभासी रूप से मिलेगा तो आभासी प्रतिबिंब होगा। लेकिन प्रतिबिंब तभी होगा जब परावर्तन या अपवर्तन के बाद या तो वास्तविक रूप से मिल जाए या तो मिलते हुए प्रतीत हो। अब अगर सही से डिफिनेशन हम बोले कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी भी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिल जाती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वह बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। ये हम बता चुके थे। लेकिन प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम कितने किरणों का उपयोग करेंगे? कम से कम 2 किरणों का। कम से कम क्या, हम 2 किरणों के उपयोग करके प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। इसे ही प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम कहते हैं। कोई लिखने वाला अगर विद्यार्थी होगा तो वो लिख भी लेगा। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम उस वस्तु से आने वाली 2 किरणों का उपयोग किया जाता है। इसे ही प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम कहते हैं। अब जरा इधर आ जाइए, हम कौन कौन किरणों का उपयोग करेंगे? जैसे सबसे पहला तो हम इस्तेमाल करेंगे प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण। अब जैसे रफ वे में बना देते हैं, ये मान लीजिए कि उत्तल दर्पण है, सपोज दैट इस तरह से, और ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष। तो प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ी, भले ही कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अब मान लो एक और ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लिए, सपोज दैट इस बार उत्तल दर्पण, पीछे से रजतीत कर दिए तो ये वाला हो गया उत्तर दर्पण।
फिर वही बात है कि ये जो लाइन दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें। अब दोनों में ध्यान से देखने वाली बात ये है कि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, तो इसको एकदम माइंड में फिक्स कर लेना या रट जाना है। क्यों? अरे क्योंकि ऐसा हमेशा होगा। प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। ये फिक्स हो जाता है कि प्रधान अक्ष के समानांतर। अब कहेंगे हम किए नहीं, जो भी एक्सपेरिमेंट किए हैं वो किताब में लिख दिए, हम लोग तो सिर्फ पढ़ते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम एक्सपेरिमेंट किए हैं या हम लैब में आपको दिखा रहे हैं। जो एक्सपेरिमेंट करके किताब में लिखा हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं, और आप भी वही पढ़ते हैं, सब टीचर भी वही बताते हैं। प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। देखो अवतल दर्पण है तो जाहिर सी बात है कि रियल में फोकस से गुजरेगी। ये सब हम पढ़ा चुके हैं कि अवतल दर्पण में वास्तविक रूप से गुजरेगी। और जबकि उत्तल दर्पण की बात करें तो इसमें परावर्तन के बाद इधर भाग जाएगी। हेलो, लेकिन हाँ, अगर हम डॉट 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 पीछे की तरफ लेके जाए तो ऐसा प्रतीत होगा कि कहाँ से गुजरती है? फोकस से। तो पहली बात तो आपके माइंड में ये सेट होना चाहिए कि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। पहली बात तो ये याद रखना कि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये किरण इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, और ये एकदम माइंड में फिट होना चाहिए कि हाँ भाई हम बताया है। पहला किरण क्या बताया? पहली बात आपको क्या याद रखना है कि जो प्रधान अक्ष के समानांतर आती है, जो प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती है वह परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी? तो मुख्य फोकस से। दूसरा इसी का उल्टा, दूसरा है कि मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती। जैसे अभी क्या था कि जो प्रधान अक्ष के समानांतर है वह परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी, लेकिन इस बार तो हम पूरा मतलब ही चेंज कर दिए हैं, पूरा उथल पुथल। इस बार ऐसे कर दिए कि अवतल दर्पण है और प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर नहीं आ रही है। इस बार क्वेश्चन है कि प्रधान अक्ष के समानांतर नहीं, मुख्य फोकस से होकर आने वाली, मतलब इस बार प्रकाश की किरण ऐसे आने वाली प्रकाश की किरण है। तो ये परावर्तन के बाद फिक्स है कि इधर चली जाएगी। ये हो गया आपतित किरण, आने वाली प्रकाश की किरण आने वाली कहाँ से गुजर रही है? तो फोकस से। तो परावर्तित किरण कहाँ से गुजर रही है? तो कह सकते हैं प्रधान अक्ष के समानांतर। या ऐसे भी हो सकता है कि अगर अवतल दर्पण नहीं हो, सपोज दैट उत्तल दर्पण, इस तरह का। देखो आप क्या उसको बोलते हैं, ट्राइकल का इस्तेमाल करके सही से बनाइएगा और बीच में से प्रधान अक्ष को गुजारिएगा। ये वाला मान लेते हैं कि प्रधान, मान लिया क्या, प्रधान अक्ष ही है। अब प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, सॉरी गलती हो गया, प्रधान अक्ष के समानांतर नहीं गुजारना है। इस बार प्रकाश की किरण को ऐसा से गुजारना है जो लगे
इस तरह से, जो लगना चाहिए कि कहाँ से गुजर रही है, फोकस से। भले ही वो फोकस से नहीं गुजरे, लेकिन ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि अगर दर्पण को छेद करते हुए पीछे जाए तो कहाँ से गुजर रही है, फोकस से। मानते हैं कि वह फोकस से नहीं जा रही है, क्योंकि दर्पण के पीछे कैसे जाएगी, लेकिन ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि फोकस से जाती। अगर इस तरह से प्रकाश की किरण पड़े, ऐसा प्रतीत हो उत्तल दर्पण में कि फोकस से होकर जाएगी, तो परावर्तन के बाद ये किरण प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी। इसको बोलेंगे आपतित किरण। और ये वाला जो देख रहे हैं इसको कहा जाएगा परावर्तित किरण। थोड़ा छोटा लिख रहा है, सुनाई तो दे रहा होगा, ये आपतित है और ये वाला परावर्तित है। तो हम दो किरणों के बारे में तो समझा चुके हैं। पहला प्रधान अक्ष के समानांतर, और दूसरा मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण। एक और किरण है, और यही तीनों किरणों का उपयोग करके हम आपको दर्पण समझाने वाले हैं। थर्ड नंबर है, तीसरा जब का हल लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट कह सकते हैं वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण या आने वाली किरण, जाने वाली किरण परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है, या फिर कहो परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है, जिस पथ से आती है उसी पथ पर रिटर्न हो जाती है। जैसे अवतल दर्पण, ये वाला अवतल दर्पण, ये हो गया प्रधान अक्ष। यहाँ फोकस तो कहीं अगर डॉट 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 करके अगर गोल करके देखा जाए तो कहीं सेंटर यहाँ मिलेगा। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, हिंदी में बोलते हैं वक्रता के। अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होते हुए जाती है, ये आपतित किरण है, तो जाहिर सी बात है कि अगर वक्रता केंद्र से होते हुए जा रही है या वक्रता केंद्र से गुजर रही है तो रिटर्न भी उसी पथ पर हो जाएगी। ये तो डायरेक्ट हो गया अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण की अगर बात की जाए तो इस तरह से उत्तल दर्पण होगा। ये हो गया प्रधान अक्ष। अब इस बार यहाँ पे फोकस और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहीं तो सेंटर होगा नहीं, गोल करके देख लोगे, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो। अब प्रकाश की किरण को ऐसा से भेजना है जो लगे, ऐसा लगना चाहिए कि अगर जैसे उत्तल दर्पण से रिफ्लेक्शन के बाद तो इधर भाग जाना चाहिए, अंदर तो जाएगी नहीं, लेकिन उधर से आएगी भी नहीं पीछे से। तो ऐसे प्रकाश की किरण पड़े कि लगना चाहिए कि अगर दर्पण को छेद कर दे तो कहाँ से गुजरे, वक्रता केंद्र से। तो अगर इसका परावर्तन होता है तो अंदर तो खैर नहीं जाएगा, इसी पथ पर लौट जाएगी। तो हम आपको तीन किरणों के बारे में बताए हैं। पहला हम बताएं, पहला किरण जो बताएं वो ये था कि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा ये बोले कि जो किरण फोकस से होकर आती है वो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष से गुजरती है। और तीसरा बोले हैं कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होते हुए आती है वो लौट भी जाएगी उसी पथ पर, मतलब वक्रता केंद्र पर लौट जाएगी। अब इन्हीं तीनों मतलब यही जो तीन को किरण है ना, इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। तो
प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम क्या है वो बता चुके हैं कि किसी भी वस्तु से आने वाली कम से कम 2 किरणों का उपयोग करके प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। इसे ही प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम कहते हैं। किसी भी वस्तु से आने वाली किरणों में से कम 2 किरणों का उपयोग करके प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। इसे ही प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम कहते हैं। 2 से ज़्यादा किरण रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन कम से कम 2 किरण होना चाहिए तभी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो अब इसके बाद हम लोग देखें कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे कैसे प्राप्त किया जाता है। जैसे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के 6 कंडीशंस है, 6 जगह पे वस्तु को रखा जा सकता है। तो उसके लिए फिर मिलते हैं कल। आज अगर क्लास अच्छा लगा हो तो 1-2 लोगों को शेयर कर देना, लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।